हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एज एंड सीरीज। हम आज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज सीजन 2। आई एम लोकेश मुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। शुरू करने के पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली ऐसी सारी सीरीज, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम लोग को मिल सके और तुम कोई भी चीज मिस ना करो। चल शुरू करते हैं। हमने इसके पहले आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम देख लिया था और उसके पहले नेशनल इनकम पूरा समझ लिया था। आज हम देखते हैं एक और कॉम्प्लेक्स सीरीज, एक और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जीडीपी डिफ्लेटर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि हम इसको हमेशा मानते हैं कि हमने क्लास 12th में पढ़ा, हम भूल जाते हैं, हमें नहीं बताया जाता कि क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स ही है, ये वही चीज है जो तुम लोगों ने इंडेक्स नंबर में पढ़ी थी। हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग चीजें जब पढ़ाते हैं या हम देखते हैं उसको बुक में, तो हमें लगता है दो अलग अलग चीजें। जैसे तुम्हारे सामने अभी जो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, दो अलग जीडीपीज हैं। तुम्हें दिख रहा होगा करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। हम इसे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मानते हैं। प्लस हमें लगता है ये हम पहली बार क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। नहीं, हमें क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के इंडेक्स नंबर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट्स सी कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इसके टूल समझ लेते हैं क्या है। सो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, इसको ऐसे समझो, किसी पर्सन की, ए नाम के एक पर्सन की इनकम इन 1950, सन 1950, वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम पे उसकी इनकम हुआ करती होगी 10,000 रुपीज। और एक बी नाम का इंसान है, दिस इज इन 2020, उसकी इनकम है 10,000। तो क्या दोनों की इनकम सेम है? मैं कहूंगा हां, बट नेम के लिए, फॉर द नेम सेक, जिसको हम नॉमिनल बोलते हैं, यस, इनकम इज सेम। हाँ, दिख तो रही है सेम इनकम है, दिख तो रही है दोनों की इनकम 10,000 है, बट रियलिटी में ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। रियल में कौन ज्यादा रिच है? सो ए इज a rich person, a super rich person, then B is comparatively poor as compared to the A. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2020 में person is earning 10,000 रुपीज, तो बहुत रिच तो हम उसको नहीं बोल सकते। he is not earning a big amount in 2020. suppose he is living in a city like मुंबई, तो सोच लो इसका क्या फंडा है। 1950 में पर्सन इज earning 10,000 रुपीज, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। ये क्या डिफरेंस आया? ये डिफरेंस आया कि नाम के लिए अमाउंट दोनों सेम होगा, बट एक नॉमिनल है और एक रियलिटी में जब ने चेक करा तो पता चला नहीं, इस टाइम पे ये पैसा ज्यादा हुआ करता था, इस टाइम पे ये पैसा कंपैरेटिवली कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे प्राइजेस बहुत कम थे, इन्फ्लेशन बहुत वीक था, चीजें 1 रुपए 2 रुपए में तो बहुत कुछ मिल जाता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने कई बार बोला भी होगा, हमारे टाइम पे 5 रुपए में स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस दे देते थे, तुम लोग को 5 रुपए की वैल्यू नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रियल नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इस टाइम पे प्राइजेस बहुत कम थे, यहां प्राइजेस बढ़ गए और कोई डिफरेंस नहीं आया। सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से अब हमें 10,000 कम लगते हैं, तब किसी को 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट लगता होगा। सो ये डिफरेंस है रियल और नॉमिनल में, सेम चीज। ये तो समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के साथ। अब हम बात करते हैं करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस की जीडीपी के साथ। ये सेम कॉन्सेप्ट है, बस अलग तरीके से सर्व होता है, अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये बात समझना, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी दोनों सेम है, रियल नॉमिनल जीडीपी एंड करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस दोनों सेम है। अब ऐसे समझो, 2019 में इस देश का जीडीपी सपोज आया है 50,000 करोड़, XYZ। मैं भी किसी स्पेसिफिक बात नहीं करता हूं, बट 50,000 करोड़ इज द जीडीपी ऑफ अ नेशन इन 2019। 2020 में ये इंक्रीज होके हो गया 60,000 करोड़। दिस इज 2020, तो हम बोलेंगे 2020 में 10,000 का इंक्रीज शो कर रहा है जीडीपी शो एन इंक्रीज। अब अगर हमें कहीं से anyhow we can calculate the exact amount of goods and services which is impossible, but अगर हम कर पाए, हम क्या कर पा रहे हैं, ये तो अमाउंट है, इतने रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज, इतने रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज हम पता कर पाए कि 2019 में कितने गुड्स बने थे और हमें पता चल भी जाए कि 2019 में हमने
20,000 गुड्स बनाए थे, ऐसे मैंने एक रैंडम अमाउंट ले लिया, और 2020 में भी हमने 20,000 गुड्स ही बनाए हैं। तो इससे क्या पता चला कि हमने लास्ट ईयर भी इतने ही गुड्स बनाए थे, हमने इस साल भी इतने ही गुड्स बनाए, कुछ चेंज हमने नहीं करा। चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है इस टाइम पे 20,000 को हमने जिस प्राइस से मल्टीप्लाई करा 19 की प्राइस से, तो अमाउंट 50,000 आ रहा था, और 2020 में हमने 20,000 को प्राइस से मल्टीप्लाई करा, सो अमाउंट 60,000 आ रहा है। तो हमारा जीडीपी नहीं बढ़ा है, हमारा सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी ज्यादा दिख रहा है। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी उतना ही है, हमारा रियल जीडीपी जो है ना, सॉरी, हमारा रियल जीडीपी उतना ही है, हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब इसको कैसे एडजस्ट करोगे? तो इसको ऐसे एडजस्ट करो, क्यों ना दोनों सालों को, मतलब 2019 और 2020 को, दोनों साल को किसी एक बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करें। मान लेते हैं 2010, वो बेस ईयर पिछला साल भी हो सकता है, बट मैं एक अलग बेस ईयर ले लेता हूं, मान लेते हैं 2010, ठीक है। तो अगर हम दोनों सालों को 2010 के प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो क्या डिफरेंस आएगा, ये बात समझना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें 2019, 2020, तो 2019 में जीडीपी था 20,000 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 2010, और 2020 में भी क्या था 20,000 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 2010। मतलब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ये कैसे पता चला हमें? ये ऐसे पता चला कि जब हमने देखा कि 2020 में और दोनों तरफ दोनों की वैल्यू हमें एग्जैक्ट अगर पता चल जाए कितना प्रोडक्शन हुआ, हम उसको एक बेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस ईयर का मतलब है हम एक ऐसी कांस्टेंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसा प्राइस है जो दोनों साल के लिए कांस्टेंट प्राइस है। तो दो प्राइस से मल्टीप्लाई होता है, या तो हम जो साल चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सही इंफॉर्मेशन ना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और हम अगर किसी ऐसे ईयर से मल्टीप्लाई करें जो कांस्टेंट है, एक किसी साल से, सपोज हमने दोनों प्राइस को 2010 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा सही डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये डिफरेंस सिर्फ प्राइस की वजह से भी तो ज्यादा हो सकता है। इसीलिए तो हम किसी बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम, अब ऐसे समझो, तो जब हम करंट ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और जब हम किसी बेस ईयर की प्राइस पे, तो हम कौन सी प्राइस पे करते हैं? कांस्टेंट प्राइसेस। जब हम करंट ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है नॉमिनल जीडीपी, और जब हम किसी कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं तो वो होता है रियल जीडीपी। बस। So if we calculate on the basis of current year's price, nominal, on the basis of base year's price, it is constant price. ठीक है? चलो, the next one is GDP deflator. अब ये कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ चुके हो, याद करो इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में तुम पढ़ते थे P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये हमेशा एक बेस फॉर्मूला होता है इंडेक्स निकालने का। ये परसेंटेज बताता है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परसेंट बताता है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, सो P1 अपॉन P0 इंटू 100 का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर का, हमेशा याद रखना। बेस नीचे आएगा, करंट ईयर ऊपर आएगा, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग करंट विद बेस। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम P1 अपॉन P0 का, मैं साइड में लिख देता हूं याद रखने के लिए, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये याद रखना। अब सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, करंट ईयर्स प्राइस मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर करंट ईयर प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100।
अब ये दोनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है। करंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इनटू 100, रियल डिवाइडेड बाय नॉमिनल इनटू 100। क्लियर हुआ? चल, तो अब ये चीज कैसी वर्क कर रही, P1 अपॉन P0 इंटू 100 के बेसिस पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। Now you have real GDP, you have nominal GDP, you have to calculate GDP deflator। डिफ्लेटर का मतलब क्या हुआ, कितने से इंक्रीज है डिक्रीज हुआ है। ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा डिफ्लेटर का आंसर 140 आता है, सो दिस मींस 40% राइज। ये हमेशा याद रखना, इफ इट इज 40% का शो दिखा रहा है ज्यादा, 140 मतलब बेस ईयर हमेशा 100। ये भी एक बात समझना कि बेस ईयर का कैलकुलेशन हमेशा 100 ही होगा। अब हमें देखना है करंट ईयर का कितना आया, और करंट ईयर का अगर आता है 140 तो हम क्या करेंगे, दिस इज 40% का ग्रोथ। बस इतना समझना, तो यही डिफ्लेटर होता है। सो जीडीपी डिफ्लेटर जो अमाउंट बताता है वो तुम्हें ग्रोथ या फॉल बताता है। 99% केसेस में ग्रोथ ही शो होगा, जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा इन्फ्लेशन की वजह से। चलो, सो रियल जीडीपी इज 1200, नॉमिनल जीडीपी इज 1500। लेट्स कैलकुलेट क्या आंसर आएगा। सो रियल फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। नॉमिनल इज 1500 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 125। 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 125 फाइनल आंसर। चलो, यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताओ, आई होप नहीं होगी। ठीक है, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रियल जीडीपी। अगेन देखते हैं नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। सो नॉमिनल इज 3600 डिवाइडेड बाय रियल 2400 इंटू 100। अब एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो पहले सब लोग, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इज रियल और नॉमिनल में ये देखना रियल से कितना परसेंट ज्यादा नॉमिनल है। जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा रियल जो था वो था 1200, नॉमिनल इज 1500 इंटू 100। सो 1200 से 1500 कितना ज्यादा है, तो हमने देखा 1200 से 1500 300 ज्यादा है। 300 1200 का कितना परसेंट होता है, तो लॉजिकली तुम सबको परसेंट निकालना भी आता है, सोच के देखना। 1200 का 300 होता है 25%। 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300 चार पार्ट में डिवाइड करोगे, सो चार पार्ट में चौथा पार्ट हमेशा होगा 25%। लॉजिकल कैलकुलेशन इतना तो बनता होगा। सो 25% ज्यादा है तो सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा 125। कुछ करे बिना, कुछ कैलकुलेशंस बिना आंसर आता है। अब यहां देखो शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं इसको। क्या कैलकुलेशन है, 3600 डिवाइड बाय 2400। 2400 हमारा रियल है, ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है 24, और यहां पे अंतर कितना आ रहा है 1200 का। खुद सोचो 2400 से 1200 कितना ज्यादा है 50%। 2400 1200 जो है वो 2400 का 50% ज्यादा है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 150। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। सिंपल है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वैसे भी 150 आंसर आएगा। 150 का मतलब क्या हुआ, 50% ज्यादा हमारा नॉमिनल जीडीपी है। लास्ट एक टाइप का और कैलकुलेशन बोर्ड पूछता है, वो है रियल दे देगा, जीडीपी डिफ्लेटर दे देगा, वो तुमसे बोलेगा नॉमिनल जीडीपी निकालो। तो रियल दिया हुआ है 500, जीडीपी नॉमिनल नहीं दिया, हम एक्स मान लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 125। अब इसको कैलकुलेट करो, अपने आप आ जाएगा। कैलकुलेट हो जाएगा 100x डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 125, सॉरी इक्वल्स टू 125। तो जाएगा x इक्वल्स टू 125 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100। हो जाएगा x इक्वल्स टू 125 इंटू 5 625 आंसर। सो आंसर इज 625, ठीक है। 625 इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। ऐसे भी समझना
500 का 25% वैसे भी 125 होता है, चेक कर लो, मैच होगा हमेशा। तो जितना परसेंट ज्यादा है, 125 नहीं 25% होता है ना, सो जितना परसेंट ज्यादा है उतना ही अमाउंट ऐड होके 100 में बन जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर तो बताता क्या है, जैसे तुम्हारी नॉमिनल जीडीपी है, अब एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं, तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी है, रियल निकाल लेते हैं, रियल जीडीपी है 500, मैं तुमसे बोलूं कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है 150 है, 150 का मतलब है 50% ज्यादा, 500 का 50% कितना होता है 250, सो नॉमिनल जीडीपी कितना आएगा 750। कैलकुलेट करना यही आने वाला है, दिस हाउ इट वर्क्स, सिंपल, ठीक है। परसेंटेज है और कोई गेम नहीं है, कितना परसेंट ज्यादा है कितना परसेंट कम ही नॉमिनल जीडीपी होता है। सो दिस इज अबाउट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। दो थ्योरीज आएगी, रियल नॉमिनल जीडीपी या करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, दोनों सेम है, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है, और साथ में एक न्यूमेरिकल। होप यहां तक समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल भी तुम्हारे पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो हमेशा के लिए, हमेशा की तरह, तो वहां पे आके डाउट्स पूछो, कोई न्यूमेरिकल अगर ऐसा हो जो डिफिकल्ट लग रहा हो तो। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू।